सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शंस। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखिए, एग्ज़ाम अभी सभी के माइंड में एक ही चीज़ चल रही है कि भाई एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। ये देखिए, अभी कभी भी मतलब कि एग्ज़ाम की डेट वो अनाउंस कर सकते हैं, कभी भी एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अभी सितंबर में भी आ सकता है, सितंबर, लेकिन ये फाइनल है, इसका फाइनल है कि एग्ज़ाम दिसंबर में जाएगा। एग्ज़ाम जो है दिसंबर, या पिछली बार जो नवंबर लास्ट में हुआ था, नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक। और अगर थर्ड वेव नहीं रही तो, अगर थर्ड वेव आती है तो देखो एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता। लेकिन देखिए, गेट का फाइनल है, गेट एग्ज़ाम का फाइनल है, वो मतलब कि गेट का एक शेड्यूल होता है। गेट एग्ज़ाम का यही बहुत अच्छी चीज़ है उनकी कि वो क्या है, वो एक शेड्यूल बना के चलते हैं। वो 6 मंथ पहले ही, जब 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ 5 मंथ, मतलब उनसे पहले ही वो 6 ही लगा के चलो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, फेब में एग्ज़ाम होता है और अगस्त में वो अनाउंस कर देते हैं। अगस्त में मतलब कि वो डेट का बता देते हैं, अब हमारी डेट आएगी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और करेक्शन डेट ये आएगी और एडमिट कार्ड अब आएंगे और एग्ज़ाम इस डेट को होगा। ये डेट वो निर्धारित कर देते हैं, समय भी निर्धारित कर देते हैं, सब कुछ बता देते हैं एग्ज़ाम में भी, मतलब न्यूज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सभी आ जाता है। लेकिन देखिए, CSIR की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी बच्चों को वो डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इससे डिमोटिवेशन ही है ये एक प्रकार से। देखिए, 2 टेस्ट जा चुके हैं, 2 जो चांस हैं CSIR वालों के, जो हमारे नेट JRF साइंस और साइंस बैकग्राउंड मेनली, ठीक है, उनके जा चुके हैं। और अब जो ये एक बैकग्राउंड है, अब जो ये आने वाला है इसका भी कुछ नहीं पता। इसमें भी अगर थर्ड वेव आ गई तो बहाना तो वो ले ही चुके हैं, ये तो फाइनल है। ये तो वो बोल ही चुके हैं कि भाई जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये पैंडेमिक सिचुएशन, उस टाइम हम देख के सिचुएशन को फिर आपको एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करने के लिए देंगे, फिर आपको फॉर्म भरवाएंगे। लेकिन भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। आखिरकार सभी आजकल नेट चलाते हैं, नेट सभी यूज़ करते हैं, सभी के घर पे लैपटॉप है, नहीं है तो शॉप तो ओपन ही रहते हैं। भाई एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर दें और फॉर्म भरवा लें। एंटी UGC ने भी तो भरवाए हैं, हमारे भी भरवा लें फॉर्म। उसके बाद वो बता सकते हैं हमको कि भाई आपकी डेट ये है, मतलब कि आगे अगर सिचुएशन ठीक रहेगी तो ठीक है, नहीं तो डेट आगे पोस्टपोन हो जाएगी। लेकिन भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, मैंने बोल चुका हूँ, मैं आगे अभी हमारी तरफ से नोटिस जाने वाला है, मैंने आगे बात कर ली है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, मैंने बोल दिया था उनको। तो अभी बातें चल रही हैं, वो जो अपने CSIR में हेड हैं, अपने सेंट्रल मंत्री के पास जा रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री के पास। तो वो उनको नोटिस दे के आएंगे कि जल्दी से जल्दी CSIR नेट JRF का डेट को अनाउंस किया जाए। तो बस कुछ एक दिन और, क्योंकि दिल्ली में, अभी हरियाणा में मैंने कुछ सुना नहीं, लेकिन दिल्ली में DU यूनिवर्सिटी के थ्रू अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो जा रहे हैं वहाँ पे। और धीरे धीरे मैंने भी यहाँ पे कोशिश की है कि हम इस मुद्दे को मतलब कि चर्चा में लेके आएँ और वहाँ पर पहुँचाएँ। तो मैं पहुँचा चुका हूँ, तो जल्दी से जल्दी डेट आ जाएगी जितना हो सकेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन करनी है। आप कंटिन्यूसली, सभी स्टूडेंट कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि ज़रूरी यही है। देखिए, एग्ज़ाम की डेट कब आए कब नहीं, क्योंकि वो क्या पता 1 मंथ पहले दे दे एग्ज़ाम की डेट। वैसे 2 मंथ तो मिलना है, ये तो फाइनल है, 2 मंथ तो मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए, 2 मंथ पहले फिर वो माइंड में एक बर्डन आ जाएगा, भी टेस्ट कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, मुश्किल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। इसीलिए अपना कंप्लीट सिलेबस करके रखिए, बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। जैसे ही आपको एग्जाम के 2 मंथ मिलते हैं, उसी टाइम आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। मेरे कहने की बात यह है कि आप अपना सिलेबस फुल कंप्लीट कर दो, जितना भी आपको करना है, ठीक है ना। उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार, जितना बार, वैसे 5, 6, 10 कितनी बार रिवाइज कीजिए, जितनी बार रिवाइज करोगे वो आपके बेनिफिट होगा। उसके बाद डायरेक्ट आप स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन। 2 मंथ पहले अगर आपको बताते हैं तो उसको रिवाइज कीजिए 5-5 दिन के अंदर, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। गारंटीड बोल रहा हूँ, आपका JRF कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि मांगता क्या है, हर एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट का प्रैक्टिस मांगता है क्वेश्चंस की। यूनिट आपने कर ही ली, और टॉपिक बाहर से तो ना आता है, कोई टॉपिक तो यूनिट से ही आता है जो आप कर रहे हो। लेकिन बस वही बात है, एक तो कंसेप्ट जो हो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो, और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, क्योंकि स्पीड में तो मांगता है ना कुछ टेस्ट थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, तो डिस्कस तो यही करना था मेरे को एसिमेट्रिक सिंथेसिस कराने से पहले। तो देखिए,
आज हम आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जो मैंने आपको कल ही टॉपिक लिखवाए थे 11 टॉपिक, उनमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे पहली यूनिट है जो हम करने जा रहे हैं, वो है हमारी एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन। अब देखिए, मैंने एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन को क्यों लिया है। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन नेट जेआरएफ में आता भी है या नहीं, इससे क्वेश्चन पुटअप होते भी है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं ये चीज कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेट जेआरएफ। अब आप लो लेवल पे मत रहिए भाई। अब ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आप पहले क्या करके जाते थे, बस आप स्ट्रक्चर कर गए, LNCC कर गए, मतलब कि लो न्यूक्लियाई कार्बोनाइल क्लस्टर, और HNCC कर गए, और बोरोन के कर गए, कुछ एक जिंटलाइन वगैरह, ठीक है ना, जिंटलाइन नेक्ट क्लस्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब वहां से क्वेश्चन आ जाते थे। सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो इनको बताना, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाते थे। मेटल मेटल बॉन्ड, पर मेटल बॉन्ड, 18 इलेक्ट्रॉन रूल अभी भी आते हैं, लेकिन कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से अब। तो अब देखिए, आप पिछले 2 सालों से देख रहे हो कि 2 टेस्ट से थोड़ा सा चेंज हो गया है CSIR नेट जेआरएफ का पैटर्न, थोड़ा सा वहां से चेंज होगा, मतलब कि वो थोड़ा हाईली डीपली मतलब कि क्वेश्चन को पुटअप कर रही है, मतलब उन यूनिट से क्वेश्चन को उठा रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, और अब की बार तो नेट जेआरएफ फाइनल है ये चीज कि वो कहीं ना कहीं मतलब कि ऐसे यूनिट से क्वेश्चन लेगी जो आपको पता भी नहीं होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने 2 साल से यही देखा है कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है वहां से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। कायरल ऑक्सिलरी सिंथेसिस जो है वहां पे रिएजेंट का बहुत ज्यादा मेन रोल होता है। वहां पे रिएजेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रिएजेंट का। वहां पे रिएजेंट्स होते हैं कुछ, तो जब उस रिएजेंट को हम यूज करेंगे तो सिस बनेगा, अदर कोई रिएजेंट का यूज करेंगे तो ट्रांस बनेगा, मतलब कि ये रिएजेंट का रोल है वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, इसीलिए मैंने एसिमेट्रिक सिंथेसिस पार्ट को लिया है। और मैं दूसरी चीज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन और ये जितनी भी मैं टॉपिक करवाने वाला हूं आपको, शॉर्ट यूनिट, जो मैं इनको ऊपर से लूंगा, मैं मतलब कि ज्यादा डीपली इन पे डिस्कस नहीं करूंगा। डीपली डिस्कस करेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको वो रिएक्शंस यहां से कराऊंगा जो रिएक्शंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं। जो रिएक्शन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है ना। तो आप रेडी हो जाइए, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, ठीक है ना। देखिए, अभी एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन जनरली क्या होता है, क्या होता है भाई एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन। तो जनरली देखिए, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में हम कायरल रिएजेंट और कायरल हाइड्राइड आयन का यूज करते हैं। मतलब कि किसी भी जगह पे हम अटैक करवाएंगे ना, तो कायरल चीजों का मतलब कायरल सबस्ट्रेट, कायरल रिएजेंट, कायरल हाइड्राइड आयन, कायरल अल्कोहल, मतलब कि कायरल का यूज करते हैं, मतलब ठीक है ना। एसिमेट्रिक मतलब हम सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक जनरली किस में बोलते हैं, अगर एक कार्बन के ऊपर अगर 2 कोई भी ग्रुप सेम है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। जहां पर जनरली सिग्मा प्लेन पास हो जाए, जहां पर सिग्मा प्लेन पास हो और जहां पर क्या हो, इन्वर्जन सेंटर हो, वो जनरली क्या होता है, वो उसको बोलते हैं हम क्या, वो है एक सिमेट्रिक कार्बन। लेकिन जहां पर सिग्मा प्लेन और सेंटर ऑफ इन्वर्जन मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर, वो प्रेजेंट ना हो, उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन। तो आप इससे कुछ समझ रहे हो, एसिमेट्रिक सिंथेसिस मतलब क्या है कि यहां पर कहीं ना कहीं जो रिएक्शंस हैं वो किस पे डिपेंड है, एसिमेट्रिक कार्बन पर डिपेंड है, कायरलिटी पे डिपेंड है। तो यहां पर हम कायरल मतलब कायरलिटी को यूज करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में जनरली हम कायरल हाइड्राइड आयन, कायरल अल्कोहल, कायरल रिएजेंट इनका यूज करते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। बस मैं ऊपर से ये बताऊंगा कि यहाँ पर एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में क्या करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ एक फेमस ऑर्गेनो कैटालिस्ट यूज बताए हैं, ठीक है ना। ये ऑर्गेनो कैटालिस्ट यूज होते हैं भाई, ये जो मैंने आपको ऑर्गेनो कैटालिस्ट लिखवाए हैं यहाँ पर, वो ऑर्गेनो कैटालिस्ट जनरली क्या होता है, इनका यूज होता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में। आप लिख सकते हो, सबसे पहला जो ऑर्गेनो कैटालिस्ट है इसका नाम क्या भाई आपको पता है, जिसको हम जनरली याद है अल्कोलिन में, इसका नाम है प्रोलीन। ये जनरली अल्कोलिन में आता है और इसका नाम क्या भाई, इसका नाम क्या है, प्रोलीन है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, प्रोलीन। इसका नाम क्या है, प्रोलीन। लिख लो आप सभी, मैं लिखवा नहीं रहा, नेम नहीं लिखवा रहा, बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इसका नाम होता है प्रोलीन, अल्कोलिन में आता है जनरली, ठीक है ना। इसके बाद इसका नाम क्या भाई, इसका नाम क्या है, जल्दी बताइए, थर्ड वाले का
बीच बीच में बता दे, कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड लिख लो इसको, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, डीएमपी। अब डीएमपी देखिए, डैश मार्टिन परायोडेट भी होता है, लेकिन ये अलग है। डैश मार्टिन परायोडेट ऐसा नहीं होता, आपको सभी को पता है ये चीज। डैश मार्टिन परायोडेट ऐसा नहीं होता। डैश मार्टिन परायोडेट आपने देखा भी था, मैंने आपको बताया डैश मार्टिन परायोडेट के बारे में। ओएसी ओएसी ओएसी, ये होता है डैश मार्टिन परायोडेट, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होता भाई। अब ये डीएमपी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है डीएमपी, 4 डाइमिथाइल अमीनो पाइरिडिन। 4 डाइमिथाइल अमीनो पाइरिडिन। देखिए ये क्या है भाई, 1 2 3 4। 4 पे क्या है, डाइमिथाइल। 4 पे क्या है, डाइमिथाइल। और ये 4 नंबर पे क्या है, अमीनो। 4 डाइमिथाइल अमीनो, मतलब कि 4 पे, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट रुकिए। 1 2 3 4, 4th नंबर पे क्या है, डाइमिथाइल अमीनो। 4th नंबर पे क्या है, ये 4th का ग्रुप है, ठीक है ना। 4 डाइमिथाइल अमीनो पाइरिडिन, ये ग्रुप कौन सा पूरा कंप्लीट, पाइरिडिन। 4 डाइमिथाइल अमीनो पाइरिडिन, ओके। उसके बाद ये क्या है भाई, क्विनिन। लिख लीजिए आप, क्विनिन लिख लीजिए इसको, क्विनिन। और ये क्या है, क्विनिडिन। ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनो कैटालिस्ट है जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। आपको डायरेक्ट नेम पूछ सकता है, डायरेक्ट में से आएगा नहीं आपको, लेकिन नेम पूछ सकता है कि भी इसका नाम बताओ, इस कैटालिस्ट का, मतलब ऑर्गेनो कैटालिस्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, क्विनिन। इसका नाम क्या है, क्विनिडीन। लिख लीजिए आप, क्विनिन है और इसका नाम क्या है भाई, क्विनिडीन, ठीक है ना। क्या है, क्विनिडीन। इसके बाद इसका नाम क्या है, नाइबोल। लिख लीजिए आप इस चीज को भी, सॉरी नोबिन, नोबिन। इसका नाम क्या है, नोबिन, नोबिन, NOBIN, नोबिन। इसका नाम क्या है, नोबिन। इसके बाद इसका नाम क्या है, मैक्लामेंस रिएजेंट, मैक्लामेंस रिएजेंट, मैक्लामेंस, ठीक है ना। लिख लीजिए आप इस चीज को, जल्दी से लिख लीजिए। मैकमिलिन्स, मैक्लामेंस नहीं, मैकमिलिन्स, मैकमिलिन्स रिएजेंट्स, मैकमिलिन्स रिएजेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप देख लीजिए ध्यान से, प्रोलिन, और ये क्या है, 4 डाइमिथाइल अमीनो पाइरिडिन, क्विनिन, क्विनिडीन, नोबिन और मैकमिलिन्स रिएजेंट। क्या है, मैकमिलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया भाई। अब आपको क्या देखना है जनरली, अब आपको क्या देखना है भाई, अब आपको इसके जो हमारे ऑर्गेनो कैटालिस्ट है ना, इसके कुछ एक एडवांटेज, मतलब मैं एडवांटेज बताऊंगा आपको ऊपर ऊपर से, आखिरकार हम ऑर्गेनो कैटालिस्ट को एसिमेट्रिक सिंथेसिस में क्यों यूज करते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट भाई, ऑर्गेनो कैटालिस्ट यूज करने से ना क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है ना, वो हाई यील्ड में होती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम ऑर्गेनो कैटालिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, ऑर्गेनो कैटालिस्ट का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि भाई हम आखिरकार इन सभी ऑर्गेनो कैटालिस्ट में ऑक्सीजन का, मतलब कि मैक्सिमम कैटालिस्ट है वहां पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। तो ऑक्सीजन जनरली क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को। ऑर्गेनो कैटालिस्ट में जो ये ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, हर एक में ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन ऑर्गेनो कैटालिस्ट के अंदर है, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। वो क्या करता है भाई, ऑर्गेनो कैटालिस्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और जनरली आप सभी को पता है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो कोई, मतलब कि ऐसी रिएक्शन नहीं है विच आर नॉट ए प्रैक्टिस, विच आर नॉट पॉसिबल बाय द अदर कैटालिस्ट प्रैक्टिस। मतलब कि ये जो मैं आपको जो रिएक्शन बता रहा हूं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, वो रिएक्शन ऑर्गेनो कैटालिस्ट रिएक्शन, मतलब जो ऑर्गेनो कैटालिस्ट है उनके प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। अदर कैटालिस्ट से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। एग्जांपल के लिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस, मतलब ये बोला क्या है, ये पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इज विच आर नॉट पॉसिबल एंड विच आर नॉट ए प्रैक्टिस बाय द अदर कैटालिस्ट। एंड रिएक्शन एग्जांपल कौन सा है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, मतलब कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो अदर कैटालिस्ट से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अदर कैटालिस्ट से हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल कौन से हैं, इजिली जो एग्जांपल जो इजिली अवेलेबल है, लो कॉस्ट में है, तो प्रोलिन हो गया, DET हो गया, डाइथाइल टार्ट्रेट, जो हम कहां पर यूज करते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस में, सार+ एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन और सार+ एसिमेट्रिक डिहाइड्रोक्सिलेशन में क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं भाई, डिहाइड्रोक्सिलेशन में हम DHQ, DHQD,
ठीक है ना, आपको बताया मैंने, ये करवाया हुआ है, ठीक है ना, सभी रिएजेंट केमिस्ट्री में करवा दिए थे। ओके ठीक है भाई। उसके बाद क्या है उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ एक रिएक्शन होती हैं, कुछ एक ऑर्गेनो मेटालिक कैटलिस्ट होते हैं, कुछ एक कैटलिस्ट होते हैं जो कि मेटल कंटेन करके रखते हैं। कुछ यहां पर देखिए आप, मतलब कि थोड़ा वो मत सोचना कि भाई एक तो सर ऑर्गेनो कैटलिस्ट, ये ऑर्गेनो मेटालिक कैटलिस्ट भी तो था। तो कुछ एक कैटलिस्ट होते हैं जो कि मेटल को भी कंटेन करके रखते हैं, हाई अमाउंट में मेटल को कंटेन करके रखते हैं। लेकिन हमने उन रिएक्शंस को यहां पर क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि हम इन जनरली जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इनको यूज करते हैं, ठीक है ना, तो जो मेटल है ना, मेटल वो डायट्री मतलब कि सप्लीमेंट्री में मिक्स होकर, मतलब ये ह्यूमन बॉडी को जो डिसएडवांटेज, ह्यूमन बॉडी के लिए वो डिसएडवांटेज बन जाता है, हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए मेटल्स, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पर ऑर्गेनो कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, सम टाइम प्रोडक्ट कंटेन ए हाई मेटल कंटामिनेंट्स, सो दीज आर ड्राइड फ्रॉम द ऑर्गेनो कैटलिस्ट इज हाईली टॉक्सिक। जो और इसने क्या बताया कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट है, ऑर्गेनोमेटालिक, वो हाईली टॉक्सिक होते हैं एंड सीरियस ड्रॉबैक यही है कि सो फूड एंड फार्मा इंडस्ट्रीज अवॉइड द ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनो कैटलिस्ट। इसीलिए जो फूड और जो फार्मास्यूटिकल साइंस जो इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वो ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट को अवॉइड करती हैं। किस चीज के कारण? क्योंकि वो हाईली मेटल कंटेनिंग कैटलिस्ट होते हैं। इस जैसे कि ऑर्गेनो कैटलिस्ट हो गए, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट, जो कि ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट हैं, जैसे ऑर्गेनो मेटालिक कैटलिस्ट। इसीलिए जो फूड कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, उनको अवॉइड करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें यही बोला हुआ है कि जनरली ऑर्गेनो कैटलिस्ट रिएक्शन, जनरली ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट रिएक्शन जो है वो माइल्डर कंडीशन के अंदर कराई जाती हैं, ठीक है ना भाई। जो ऑर्गेनो कैटलिस्ट रिएक्शन है, ऑर्गेनो कैटलिस्ट की रिएक्शन जैसे एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन, वो माइल्डर कंडीशन के अंदर फॉर्म कराई जाती है, ठीक है ना, होती हैं। ओके, तो देखिए ये आपका कुछ एक पार्ट है, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जैसे कि ऑर्गेनो कैटलिस्ट क्या होता है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन क्या होंगी। अब हम डायरेक्ट किस चीज पे आएंगे, हम जो रिएक्शन में आपको बता रहा था ना, वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए फालतू की चीजें करना मतलब कि वेस्ट है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी था कि आखिरकार हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, किस टाइप से रिएक्शंस लगती हैं, क्योंकि डीपली आने वाला है अब, ठीक है ना। तो देखिए अब हम आपको क्या कराएंगे, अब हम आपको कराने वाले हैं भाई कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में कहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन तो इनामीन कैटालिस रिएक्शन, मैनीच रिएक्शन, ये रिएक्शन हम करेंगे, ठीक है ना। बहुत रिएक्शन है, वो सभी रिएक्शंस को हम फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा आप, सभी रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, आज बहुत टाइम है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हम कौन सी करेंगे, इनामीन कैटालिस्ट रिएक्शन। तो उससे पहले मैं इनामीन कैटालिस्ट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन की एक्टिवेशन रिएक्शन, ये कब एक्टिव होती है, ये डिपेंड करती है, जनरली ये बेस्ड होती है किस चीज पर, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के नेचर पे, कि हमारा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कितना मतलब कि उसकी एनर्जी हाई है होमो की, ल्यूमो की एनर्जी कितनी लो है। तो देखिए जितना बेटर डोनर होगा ना, और जितना अच्छा एक्सेप्टर होगा, उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी उतनी हाई, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी उतनी लो होगी। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन है, मतलब कि जितना ज्यादा एनर्जी गैप ज्यादा होगा होमो और ल्यूमो के बीच में, तो रिएक्शन थोड़ा कम हो पाएगी। लेकिन एनर्जी गैप जितना कम होगा ना, एनर्जी गैप जितना कम होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी और प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा। तो देखिए यहां पर हमें सबसे पहले समझना होगा इनामीन कैटालिस्ट रिएक्शन से पहले क्या, कि यहां पर हम जनरली अल्कीन के बारे में देखना होगा। कुछ एक पॉइंट है अल्कीन के, पहले आप लिख लीजिए, कौन सी रिएक्शन है भाई, इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन। इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन। तो देखिए गाइस, इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन कराने से पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बताना चाहूंगा। वो क्या है, जनरली मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन की एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, देखिएगा आप, मैंने यहां पर 3 अल्कीन का यूज किया,
ये देखिए गाइस, यहां पर मैंने 3, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है 3, और इन 3 अल्कीन का मैंने यूज किया है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर सबसे बेटर होमो किसका होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होमो किसका होगा। तो आप देख के ही बता सकते हो। जो सिंपल अल्कीन है ना, होमो जनरली कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो मैं पूछूं आपसे कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो साफ सी बात है जिसके साथ बेटर डोनर लगा होगा। तो यहां पर क्या है, कार्बन, यहां पर क्या है, कार्बन, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, यहां पर नाइट्रोजन जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। और आप सभी को पता है बेटर डोनर कौन होते हैं, जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है, ठीक है ना, इजी होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे किसके पास है, इसके पास, इसके पास। तो इनमें से बेटर सिग्मा डोनर कौन है, अच्छे से अपने डोनेट कौन कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। अब आप सभी को पता है इनामीन क्या होता है, इन प्लस अमाइन, इन प्लस अमाइन। तो इन ये हो गया, अमाइन ये हो गया, इट मींस इनामीन, इनामीन। तो इनामीन इसी प्रकार बनता है, मतलब कि इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन में कहीं ना कहीं इनामीन का यूज हुआ है, इनामीन की फॉर्मेशन हुई है। तो हम यही चीज यहां पर इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन के अंदर देखने वाले हैं। पहले हमारा जैसे क्या होगा, एल्डिहाइड, कीटोन और सेकेंडरी अमाइन। लेकिन मैं इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन के अंदर एक पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको कि यहां पर रिएक्शन जो है वो ओनली सेकेंडरी अमाइन के साथ ही लगेगी। रिएक्शन जो है वो ओनली सेकेंडरी अमाइन से ही लगेगी, प्राइमरी अमाइन का या टर्सरी अमाइन का यहां पर यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। यहां पर हम जनरली सेकेंडरी अमाइन का ही यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि यहां पर जो हम कीटोन यूज करेंगे या एल्डिहाइड यूज करेंगे, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। आगे हम सब कुछ बताएंगे आपको, देखते जाइए। बस आपको पहले ये बता देता हूं इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन आखिरकार हम किस प्रकार ये फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन हम किस प्रकार फॉर्म करते हैं, देखिए। अब इसका आप होमोल्यूमो देख सकते हो इजिली, होमोल्यूमो इसका चेक कर लोगे ना कि भाई किसका बेटर होमो होगा, तो इसका होगा, आप सभी को पता है, ठीक है ना। तो हम देखिए अब सभी चीज आपको स्टेप टू स्टेप नहीं समझाएंगे, हम आपको रिएक्शन के बारे में बताएंगे बस जल्दी से, ठीक है ना। तो इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन में जनरली क्या यूज करते हैं, हम इनामीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारी इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन जो होती है वो किस प्रकार होती है, वो देख लीजिए आप, ये देखिए, ठीक है ना। ठीक है भाई। अब यहां पर आप सभी को पता है किस चीज की फॉर्मेशन होगी भाई, आप सभी को पता है ये चीज किस चीज की फॉर्मेशन होगी जनरली, बताइए, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए भाई किस चीज की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए ये क्या है हमारा कीटोन, ये क्या है हमारा सेकेंडरी अमाइन। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर जनरली क्या होगा, ये क्या है, ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी हो सकती है। कैसे एसिड कैटालाइज क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर बन जाएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, यहां पर ये यहां पर अटैक करेगा और जो एसिड आया था वो एसिड यहां से बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा यहां से, जो एसिड हमने यूज किया था। क्योंकि हम अगर एसिड को यूज करते हैं तो एसिड हमें बाद में रिएक्शन के एंड में बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको अटैक कराएंगे तो ये एसिड यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ यहां पर, ये देखिए एन, ये पॉजिटिव आया ना, तो ये यहां से बाहर भी निकल गया। ओके ओके, ठीक है भाई। फिर यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर क्या होगा भाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेंगे यहां पर और ये यहां से बाहर निकल जाएगा OH, मतलब कि H2O ही निकलेगा, क्योंकि यहां पर एसिड तो हमने यूज किया, एसिडिक कंडीशन में यूज किया है। तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा क्या बन गया, ये इसको बोलते हैं हम इमीनियम आयन। इंटरमीडिएट, इनामीन बनने से पहली वाली स्टेट, इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले वाला स्टेट, प्रोडक्ट बनने से पहले वाला स्टेप जो होता है, प्रोडक्ट बनने से पहले वाला स्टेप का जो प्रोडक्ट जो स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनने से पहले वाला स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो है, ठीक है ना। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है, ये इमीनियम आयन। इस इमीनियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप देखिएगा
इस इमीनियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो याद रखिए इमीनियम आयन और इनामीन जो होता है वो इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में। ओके, इसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर अल्फा हाइड्रोजन यहां पर नहीं होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनामीन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? इनामीन नहीं बनेगा। तो यहां पर इनामीन कब बनेगा भाई? जब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर अब क्या बनेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां पर ये कंजुगेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? ये इनामीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज ए इनामीन। इसी को हमने क्या बोला है? इनामीन बोला है, ठीक है ना, इनामीन। उसके बाद इनामीन कैटालिसिस जो रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होगा भाई? उसके अंदर क्या होगा? ये इसको हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? इसको हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करा देंगे। उस इलेक्ट्रोफाइल में जनरली हम एल्डिहाइड ले सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं, RX ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोफाइल क्या ले लिया यहाँ पर, जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया भाई RX, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर कंजुगेट करेंगे, ये अटैक करेगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ठीक है ना, ये पॉजिटिव, और ये किस पे अटैक करेगा? R पे ना, ये बन गया। अब क्या होगा? यहाँ पर हम इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में। H2O की प्रेजेंस में जब हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहाँ से अमाइन बाहर निकल जाएगा और अगेन वही बन जाएगा जो स्टार्टिंग में था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। हाइड्रोलाइज कराने के बाद आपको पता है ना क्या होगा यहाँ पर? हम जब इसकी हाइड्रोलाइज, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर इसको हटा के ऑक्सीजन लग जाएगा, बस कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा, बस। यही है हमारी इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन। इसी टाइप से होती है इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन। कौन सी? इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन, ठीक है ना, ये होती है। और मैनेज रिएक्शन में क्या होता है? ये तो इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन थी। उसके बाद हमने मैनेज टाइप ऑफ रिएक्शन देखी। मैनेज रिएक्शन में जनरली क्या होता है? यहां पर जो हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया ना, यहां पर हमने क्या कराया? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया है। मैनेज रिएक्शन में जनरली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मैनेज रिएक्शन में क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां पर अटैक कर देगा, ठीक है ना, मैनेज रिएक्शन में। तो मैनेज रिएक्शन कुछ इस टाइप की होती हैं, ठीक है ना। मैनेज रिएक्शन जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के काम आती हैं, ठीक है ना। कौन सी? मैनेज रिएक्शन जनरली क्या होते हैं? वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के काम आती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे जैसे कि मैंने क्या लिया? RX लिया है ना, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर मैं ये भी ले सकता हूं, एल्डिहाइड, या फिर मेरा जो कीटोन है ना, यहां पर कीटोन मैंने लिया था, वो कीटोन भी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा, वो भी ले सकते हैं कीटोन। क्योंकि देखिए रिएक्शन के अंदर कीटोन तो है ही हमारे सॉल्यूशन के अंदर, और अदर मैंने अगर इलेक्ट्रोफाइल यूज नहीं किया तो वो जो रिएक्शन में जो हमारा ये जो हमारा ये इनामीन है, वो इनामीन किसके साथ? कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर हमें किसी और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराना है तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कीटोन से बेटर इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए अगर वो बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा तभी इनामीन उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं तो वो सॉल्यूशन के अंदर जो कीटोन है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोफाइल हमने यूज किया है जिसके साथ रिएक्शन करानी है, वो इलेक्ट्रोफाइल हमारे कीटोन से बेटर इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तभी इनामीन उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं तो वो कीटोन के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि पहले किसके साथ रिएक्शन करके वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें लो होगी वो उसी के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता हो, ठीक है ना। ओके, तो ये देखिए जनरली क्या था? इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन। ओके, ठीक है ना भाई। तो ये देख लीजिए आप, मैं अभी बेसिक करा रहा हूं, इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन कैसे होती है। मैं डायरेक्ट आपको वो रिएक्शन नहीं करा रहा जो मतलब कि अभी आने वाली है आपके आगे, देखिएगा। अब देखिएगा आप, मैनेज टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या बोल रहा हूं? मैनेज टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये मैनेज टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं जनरली? ये जो मैनेज रिएक्शन होती हैं ये क्या होती हैं? अब आपको ये मैनेज रिएक्शन देखनी होंगी, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं? अब आपको जनरली ये मैनेज रिएक्शन देखनी होंगी, ठीक है ना। तो ये मैनेज रिएक्शन जनरली क्या होती हैं, इन चीजों को आप देखिएगा भाई। एक मिनट रुकिएगा गाइस। ठीक है ना भाई। तो जनरली ये मैनेज रिएक्शन क्या होती है भाई? आप सभी को बता दिया मैंने। मैनेज रिएक्शन में जनरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है।
मैनिच रिएक्शन में जनरली हम किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। इनमें कुछ नहीं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई, देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास जैसे इनामीन बनाया हमने, ये जैसे कि हमने क्या बनाया यहाँ पर, ये हमने इनामीन बना दिया एक। इस इनामीन के साथ हमने किस चीज़ की रिएक्शन करा दी, जैसे कि ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, आप इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या करेगा भाई, ये अटैक कर देगा, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। जैसे कि ये रिएक्शन, एक मिनट रुकिएगा, चालकोन लीजिए आप, यहाँ पर आप चालकोन का यूज कीजिएगा। चालकोन का ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जनरली अटैक करेगा और उसके बाद ये यहाँ से ये इस टाइप से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना भाई। ओके, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर किस प्रकार बनता है भाई, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो यहाँ पर बनता है वो किस टाइप से बनता है, वो भी हम आपको करा देंगे। जनरली मैं आपको बस अभी यही चीज बताना चाहूंगा, मैनिच रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं भाई, हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। मैनिच रिएक्शन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, ठीक है ना। ओके, लेकिन अब हम देखिए, अब हम यहाँ पर आपका जो अब रिएक्शन है वो कौन सी है, वो रिएक्शन देखिएगा। अब रिएक्शन लिखिए आप, रिएक्शन लिखिएगा आप, दीज रिएक्शन अंडरगो पैरेलल इमीनियम कैटलिस्ट विद फोम रिएक्शन, पैरेलल इमीनियम कैटलिस्ट विद फोम रिएक्शन। अब यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं उस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, उस चीज को सुनिएगा आप ध्यान से। अब हम यहाँ पर जो करेंगे वो क्या करेंगे भाई, इमीनियम आयन जो मैनिच रिएक्शन के अंदर ही होते हैं, जो पैरेलली जो इमीनियम आयन होता है, उस इमीनियम आयन का क्या रोल होता है, इमीनियम आयन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्शन के अंदर। पैरेलली हमारा जो इमीनियम आयन है वो भी जनरली रिएक्शन करता चलता है, ठीक है। तो उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप, इस चीज को आप लिख लीजिए, मैनिच टाइप ऑफ रिएक्शन का ही पार्ट है ये किसी जनरली मैनिच रिएक्शन को आप लिख लीजिए, कुछ एक रिएक्शन लिख लीजिए मैनिच की। जैसे कि देखिए मैनिच में क्या होगा भाई, ये हमारे पास क्या है, ये मैनिच रिएक्शन ही है, देखिएगा। जैसे हमने इसको क्या कराया, इसको हमने ये रिएक्शन कराया एल्डिहाइड के साथ, और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन हो गई भाई, ये देखिए आप, यहाँ पर हमारी किस चीज की फॉर्मेशन होगी, ये देख लीजिए, R1 R2 ये अमाइन, ये जनरली क्या हो गया भाई, ये हमारी क्या होगा, ये मैनिच रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। हम सब बताएंगे आपको किस टाइप से बन रहा है ये सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई OHR, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये देखिए OR, ठीक है ना। ये सभी जो है ये मैनिच रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं, ये सभी जो है मैनिच रिएक्शन से ये जनरली ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो जल्दी से मैं आपको ये पार्ट करा देता हूँ, ठीक है ना, जल्दी करा, क्योंकि जो रिएक्शन फिर जो रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है उन रिएक्शन पे आप आ जाइए, ठीक है ना। उन रिएक्शन में मैं जल्दी से फिर आपको लेके आता हूँ, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये पार्ट क्या है भाई, इस रिएक्शन को समझिएगा, दीज रिएक्शन अंडरगो, ये जो मैनिच रिएक्शन है ना, दीज रिएक्शन अंडरगो पैरेलली इमीनियम कैटलिस्ट विद फोम रिएक्शन। मतलब ये जो इमीनियम रिएक्शन, इमीनियम आयन जो इमीनियम कैटलिस्ट, उसके पैरेलली मतलब कि रिएक्शन में वो भी चलता है, पैरेलली उसके साथ भी रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो वो कैसे होती है वो देखिएगा आप, वो समझिएगा आप। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर जनरली क्या है भाई, यहाँ पर हमारा ये सेकेंडरी अमाइन है, यहाँ पर ये हमारा क्या है सेकेंडरी अमाइन, इसको हम क्या करते हैं जनरली, और ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है, ठीक है ना, ये चीज भी आप याद रखिएगा। इसको जनरली हम क्या करते हैं, इसको हमने चालकोन के साथ रिएक्शन करा दिया है, ठीक है ना, किसके साथ, चालकोन के साथ। तो चालकोन के साथ जैसे ही मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा भाई, हमारा इमीनियम आयन बनेगा, आप सभी को पता ही है ये, तो क्या बनेगा भाई, मेरा इमीनियम आयन बन जाएगा, क्या बनेगा, इमीनियम आयन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद जनरली क्या होगा, और आप सभी को ये चीज पता हो, ये रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम ही चलती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है ना। ओके, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, ये अगेन
ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा यहां पर, देखिए आप, ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा यहां पर, अब क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे कि ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहां पर क्या करेगा भाई, ये यहां पर अटैक करेगा, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हम यहां पर अटैक करा देंगे, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए ध्यान से, ये इस टाइप से चलती है इमीनियम आयन की, मतलब ये पैरेलली हमारा इमीनियम आयन भी चलता है रिएक्शन के अंदर, पैरेलली हमारा जो इमीनियम आयन होता है उस वो भी चलता रहता है, ठीक है ना, रिएक्शन के अंदर उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करा देंगे, वाटर से, और इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए R1 R न्यूक्लियोफाइल और R, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। और ये वापिस हमारा ये निकल गया अमाइन, ये वापिस हमारा अमाइन निकल गया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से, मतलब यहाँ पर देखिए आप पैरेलली हमारा कौन चल रहा है भाई, इमीनियम आयन चल रहा है पैरेलली, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, जिसमें पैरेलली हमारा इमीनियम आयन चले, जो रिएक्शन है वो पैरेलली इमीनियम आयन के अंडरगो हो। तो ये रिएक्शन देखिए कंप्लीट ये इमीनियम आयन के अंडरगो ही हो रही है। ये देखिए यहाँ पर क्या बना, इमीनियम आयन, ठीक है ना, उसके इमीनियम आयन बन गया, ये इनामीन बना, फिर उसके बाद अगेन इमीनियम आयन बना, फिर उसके बाद, ठीक है ना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ मैनिज टाइप रिएक्शन। ये इस टाइप से जो रिएक्शन है ये क्या है, ये मैनिज टाइप रिएक्शंस ही ये जनरली होती हैं। और यहाँ पर जनरली हम देखेंगे क्या कि जो मैनिज टाइप ऑफ रिएक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, वो किस टाइप से करता है वो आप आगे देखिएगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ पता लगेगा, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, सब कुछ आपको पता लगेगा, ठीक है ना। ओके, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है भाई यहाँ पर, इसके बाद यहां पर 1 मिनट रुकिएगा गाइस। तो ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, ये इस रिएक्शन में क्या बोलना चाह रहा है, इस रिएक्शन को आप ध्यान से सुनिएगा, इस रिएक्शन को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब, अब सुनिए ध्यान से, कि जब हमने मैंने क्या बताया, इस रिएक्शन में इमीनियम आयन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहां पर इमीनियम आयन ही रिएक्शन कर रहा है, और जबकि इनामीन रिएक्शन करना चाहिए ना, इनामीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो जानी चाहिए। इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन के अंदर हम जनरली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ हमारा जो इनामीन है वो रिएक्शन कर रहा है, लेकिन यहां पर तो भाई न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन कर दिया। आखिरकार हम इसको किस टाइप से रोक सकते हैं, तो सुनिएगा। यहां पर मैंने रिएक्शन जो इमीनियम आयन की, मतलब जो क्या बनाया मैंने, चालकोन बनाया, चालकोन के साथ अमाइन को रिएक्शन करके क्या बनाया, इमीनियम आयन, ठीक है ना, क्या बनाया यहां पर, इमीनियम आयन। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैंने, अब सुनिएगा पॉइंट को, अगर मैंने जो इंटरमीडिएट बनाया है, इमीनियम आयन इंटरमीडिएट है, वो चालकोन के साथ बनाया है, चालकोन के साथ, तो जो चालकोन में ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन, यहां पर मेरा क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल से पहले मेरा कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। मतलब कि अगर मैंने इमीनियम आयन जो वो चालकोन के साथ बनाया, इनामीन अगर मैंने कोशिश की कि मैं चालकोन के साथ बनाऊं, तो जो मेरा इमीनियम आयन होगा ना, उसकी रिएक्टिविटी इनामीन से ज्यादा हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने कोई चालकोन का यूज कर लिया, मतलब कि ओनली अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर भाई एक तो हम यूज करते हैं कीटोन अल्फा हाइड्रोजन कंटेन, एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन, लेकिन मैंने ये रिएक्शन चालकोन की प्रेजेंस में करा दी। तो अगर मैंने प्राइमरी अमाइन को चालकोन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो वहां पर क्या होगा, इमीनियम आयन की जो रिएक्टिविटी होगी वो इनामीन से ज्यादा हो जाएगी, इनामीन से ज्यादा हो जाएगी। वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगी, वहां पर इमीनियम आयन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज वहां पर इमीनियम आयन जो है वो पहले किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा, उसके बाद हमारा इनामीन बनेगा, फिर इनामीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करेगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बता रहा हूं यहां पर कि अगर मैंने ये देखनी हो कि इमीनियम आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम, मतलब कि कब ज्यादा होगी कब कम होगी, तो याद रखिएगा अगर मैंने चालकोन का यूज कर लिया तो इमीनियम आयन की रिएक्टिविटी इनामीन से ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन के अंदर चालकोन वगैरह का यूज ना करके, इसीलिए हम इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन का, मतलब ये इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन को बता रहा हूं मैं। मैनिज रिएक्शन को तो मैंने आपको बता दिया पीछे, जो मैनिज टाइप ऑफ रिएक्शन होती है वो किस टाइप से होती है वो मैंने आपको बताई है अभी, लेकिन उनके मैकेनिज्म वगैरह सब कराऊंगा
उनके मैकेनिज्म वगैरह सब कराएंगे, हम एप्लीकेशन भी कराएंगे, लेकिन ये अभी इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन में मैंने क्या बताया कि अगर हम जब चालकोन का यूज करते हैं तो इमीनियम आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, किस चीज से, इनामीन से, ठीक है ना। तो जो इमीनियम आयन है वो पहले किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर इनामीन बनाएगा, फिर वो इनामीन जो है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर जो रिएक्शन है वो किसी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन या एल्डिहाइड के साथ ही लगाते हैं। इसीलिए हम जो ये रिएक्शन है इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन, ये किसी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन या एल्डिहाइड के साथ ही फॉर्म कराते हैं। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि अब यहां पर तो मैंने क्या किया भाई, यहां पर तो हमने क्या यूज किया है, यहां पर मैंने क्या यूज किया भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल का यूज किया, किस चीज का, सॉरी चालकोन का यूज किया। लेकिन अगर मैं यहीं पर क्या यूज करूं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, यहीं पर हम क्या यूज करें भाई, ये मैंने यूज कर लिया भाई यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कीटोन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जनरली क्या होगा, देखिए यहां पर क्या होगा भाई, इमीनियम आयन बन गया, अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया भाई यहां पर, ये देखिए इनामीन बन गया। यहां पर क्या बना भाई, ये पहले यहां पर क्या बना, इनामीन। उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद ये क्या होगा भाई, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करेगा। तो भाई आपको एक चीज साफ साफ पता लग गई होगी यहां पर, आपको एक चीज तो साफ साफ यहां पर पता लग गई कि हमें रिएक्शन जो है, हमें यहां पर जो रिएक्शन है वो किसके साथ लगानी होगी भाई, हमें जो यहां पर रिएक्शन है वो किसके साथ लगानी होगी, ठीक है ना। जो हमें यहां पर इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन है वो किसी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन के साथ लगानी होगी, तभी यहां पर हमारी जो इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन है वो होगी। चालकोन के साथ जब रिएक्शन की तो वहां पर इमीनियम आयन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो गया और वो उसने पहले रिएक्शन कर ली किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, उसके बाद हमारा इनामीन बना, फिर उस इनामीन ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन की, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, आखिरकार हमारा इनामीन कैटालिसिस के अंदर कौन तो रिएक्शन करेगा, मतलब कि कौन सा कीटोन जो है, मतलब कार्बोनाइल जो है वो रिएक्शन करेगा और कौन सा कार्बोनाइल रिएक्शन नहीं करेगा, बताइएगा। जल्दी बताइएगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर आपको यह बताना है कि सेकेंडरी अमाइन के साथ इनमें से कौन सा कार्बोनाइल है वो रिएक्शन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो आप ये देखिए कि इनमें किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है भाई, नहीं है। इसके पास है, नहीं है। इसके पास है, बिल्कुल है। ये रिएक्शन कर जाएगा। इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन के जो इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन जो होते हैं उनमें कौन सा कार्बोनाइल यूज होगा भाई, ये वाला कार्बोनाइल रिएक्शन कर लेगा। ये करेगा, ये भी कर जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन है। ये करेगा, ये भी करेगा, इसके पास भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन कर लेंगे, ऊपर वाले रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट तो इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन का ये हो गया भाई। पहला पॉइंट तो क्या होगा, अगर आपको इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन लगानी है, इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन अगर आपको करनी है, तो आपको क्या देखना होगा कि हमारे पास जो कार्बोनाइल है, जो कार्बोनाइल हम यूज कर रहे हैं, क्या वहां पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी, ठीक है ना। याद रखिए अल्फा हाइड्रोजन में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, जो हमारा अमाइन है ना, अमाइन, वो जो अमाइन यूज करते हैं वो सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि एक तो है भाई सिंपल अमाइन और एक होता है जैसे कि पाइरोल हो गया, जैसे कि पाइरोल, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ठीक है ना, ये
हम जनरली ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन, इन सेकेंडरी अमाइन का जनरली यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि दिस इज मोर बेसिक एंड मोर रिएक्टिव देन इनामिन। सो ये जो है कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अमाइन इज मोर बेसिक देन इनामिन, सो फॉर्म रिएक्शन इज फास्टली। सेकंड पॉइंट क्या है इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन का, कि जो अमाइन होते हैं सेकेंडरी अमाइन, ये मोर बेसिक होते हैं, इसीलिए ये इनामिन, इसीलिए किससे बेसिक होते हैं, मोर बेसिक किससे होते हैं, इनामिन से। अमाइन इज मोर बेसिक देन इनामिन, अमाइन इज मोर बेसिक देन इनामिन, सो दीज आर शोइंग द मोर फास्टली रिएक्शन, इसीलिए ज्यादा फास्टली रिएक्शन शो करते हैं किसी के साथ, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल के साथ। उसके बाद क्या है यहाँ पर पॉइंट, थर्ड नंबर पे पॉइंट क्या है, ये सेकंड नंबर का पॉइंट था, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट है इमीनियम आयन एंड इनामिन इज इक्विलिब्रियम। इमीनियम आयन एंड इनामिन इज इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इमीनियम और जो इनामिन होते हैं वो इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है ना। इमीनियम आयन एंड इनामिन इज इक्विलिब्रियम। जैसे कि देखिए इमीनियम और इनामिन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे नहीं रहा, जैसे कि चालकोन यूज करने पर वो इक्विलिब्रियम नहीं रहे, वहां पर क्या हो गया, जो इमीनियम आयन है वो पहले रिएक्ट कर गया इनामिन से, ठीक है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम होगा तो हमारा इनामिन पहले रिएक्ट करेगा, भाई इमीनियम आयन नहीं रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, ओके। इमीनियम आयन इज मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यस बिल्कुल करेक्ट है। अगर इमीनियम आयन में कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आ गई, कहीं पर भी ऐसी कंडीशन कि वो क्या हो जाए, लो रिएक्टिव हो जाए देन इनामिन से लो रिएक्टिव हो जाए, तो आगे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इमीनियम आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इनामिन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए तो हमने बोला है कि इमीनियम आयन इज मोर रिएक्टिव। इसीलिए यहां पर क्या हुआ कि हमने जो चालकोन में इमीनियम आयन बनाया था वो फास्टली रिएक्शन करके किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, सुन गया ना आपको, या क्या बोल रहा हूं मैं आपको, इमीनियम आयन एंड इनामिन इज इक्विलिब्रियम। देन क्या फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या भाई, इमीनियम आयन इज मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसीलिए हमने देखा कि चालकोन में जैसे ही इमीनियम आयन बना ना, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर गया, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो होता ही है भाई, और उस वहां पर न्यूक्लियोफाइल भी है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक कर दिया, फिर इनामिन बनेगा, फिर वो रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा फोर्थ पॉइंट में कि इमीनियम आयन इज मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसीलिए क्या बोलते हैं कि इमीनियम आयन फास्टली रिएक्शन करके इनामिन की फॉर्मेशन करता है। इमीनियम आयन जल्दी से फास्टली किसी के साथ रिएक्शन करेगा और जल्दी से जल्दी रिएक्शन करेगा, दिस इज ए मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी, इस पॉइंट को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है बात न्यूक्लियोफिलिसिटी की। न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, जहां पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली क्या होगा भाई, हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहां पर फास्टली रिएक्शन करेगा, किसके साथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो यही हुई ना कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरली किसके साथ फास्टली रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आप याद रखिएगा कहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा बेटर होगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देखिए भाई, यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कहां पर फास्ट होगी, सबसे ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी कहां पर होगी भाई ज्यादा, बताइए जल्दी बताइएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे बेटर किसकी होगी। तो देखिए मैं आपको कुछ ऑर्डर बना रहा हूं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप ध्यान से सभी लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को भी ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि एक तो सबसे पहले तो मेरे गुरु के करवाए हुए हैं, अभी तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो हमारे टीचर ने, हमारे गुरु ने हमको कराए थे, ठीक है ना। तो देखिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हमें लगाना है, यहाँ पर कौन ज्यादा बेटर, न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली किसकी ज्यादा बेटर होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरली किसके साथ सबसे बेटर अच्छे से रिएक्शन करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारा क्या पर नाइट्रोजन के साथ जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई अटैच होगा ना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी अटैच होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल उतना ही लो रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर लगा दिया,
तो वो क्या करेगा, वो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जल्दी से इसमें रिएक्शन नहीं करने देगा, मतलब कि उसको कंजुगेट नहीं करने देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन इतनी बेटर नहीं होगी, फास्टली नहीं हो पाएगी। और उसी प्रकार यहां पर मैंने ऑक्सीजन लगा दिया। अब ये ऑक्सीजन जनरली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है ना, अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी ओर क्या कर रहा है, अपनी ओर वो क्या कर रहा है भाई, अपनी ओर खींच रहा है वो, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये इस ऑक्सीजन को, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा। तो उससे क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई। तो हमको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर देखना है कि कौन ज्यादा बेटर किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा बेटर है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो हमको सभी को यही चीज यहाँ पर लगानी है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए भाई, इनामीन में सबसे बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, कौन सबसे ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, अगर अमाइन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कम रिएक्टिव होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग में से अगर क्या हो, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग अमाइन और 6 मेंबर्ड रिंग अमाइन में दोनों में अगर क्या लगे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हैं, तो हमारा जो 5 मेंबर्ड रिंग है, जो हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है किस चीज से, 6 मेंबर्ड रिंग से। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग वाले की बहुत ज्यादा होती है देन 6 मेंबर्ड रिंग से, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और कितना होता है, 1000 टाइम, 1000 टाइम क्या होता है, रिएक्टिव होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए कि अगर मेरा इनामीन में क्या है भाई, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग अमाइन और 6 मेंबर्ड रिंग अमाइन है, तो इसमें क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा जो एक तो चीज आप याद रखिएगा, अगर मेरी 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग है, अगर मेरा 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी शोइंग देन 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर 5 और 6 में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैंने ऐड कर दिया उसमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करने पर क्या होगा, फिर भी जो मेरा 5 मेंबर्ड रिंग वाला है वो 1000 टाइम ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, ज्यादा बेटर रिएक्टिव होगा देन किससे, ज्यादा बेटर रिएक्टिव इनामीन होगा देन किससे, 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले इनामीन से, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, इसकी, फिर उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग वाली इसकी, ठीक है ना, फिर 6 मेंबर्ड की, फिर 6 मेंबर्ड रिंग जो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो हेटेरो एटम कंटेन करके रखता है, फिर इसके, ठीक है ना। तो अगर हमारा 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग हेटेरो एटम कंटेन करके रखती है, तो 5 मेंबर्ड रिंग वाला ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा देन 6 मेंबर्ड रिंग से। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद जनरली कुछ नहीं है भाई, उसके बाद हमारे रिएक्शन में क्या है, टाइप ए और टाइप बी इनामीन कैटालिस्ट हम यूज करते हैं ना। हम जनरली इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन में जनरली कैटालिस्ट तो यूज करते ही हैं, ठीक है ना। जनरली हम क्या करते हैं भाई, इनामीन कैटालिसिस जो रिएक्शंस होते हैं हमारे इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन, उनमें जनरली हम अमाइन का यूज करते हैं। ये एक प्रकार से कैटालिस्ट ही तो है, हम यहाँ पर कैटालिस्ट का ही तो ऑर्गेनो कैटालिस्ट तो है ये, जो ये अमाइन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये एक प्रकार से ऑर्गेनो कैटालिस्ट ही है, ठीक है ना। जैसे कि प्रोलीन अल्कोलिन का जनरली मतलब प्रोलीन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। प्रोलीन का जनरली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सल्फोनामाइड का यूज करते हैं, और टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं, और हमारा टार्ट्रेट होता है उसका भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी प्रकार हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखे टाइप ए और टाइप बी कैटालिस्ट। हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, हमने यहाँ पर इनामीन कैटालिसिस रिएक्शन में 2 टाइप के कैटालिस्ट देखे, वो कौन कौन से थे, टाइप ए एंड टाइप बी कैटालिस्ट, टाइप ए एंड टाइप बी कैटालिस्ट। तो टाइप ए कैटालिस्ट कौन से थे भाई, टाइप ए जो हमने कैटालिस्ट देखे उसमें क्या देखा हमने, जो मेरा कैटालिस्ट है वो किसी एसिड सब्स्टिट्यूएंट को कंटेन करके रखता था, किसी एसिड सब्स्टिट्यूएंट को वो क्या करके रखता है, कंटेन करके रखता है। और फिर वो एसिड सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, वो एसिड सब्स्टिट्यूएंट्स को, जो मेरा इनामीन में जो अल्कीन होता है, उस अल्कीन के साथ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है जो सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है, उस एसिड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, उस एसिड को अपनी ओर एब्स्ट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट कर लेता है, खुद ले लेता है उस
मतलब ये एसिड को, ठीक है ना, उस प्रोटॉन को। क्या बोल रहा हूँ, टाइप ए कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जो कुछ ऐसे कैटलिस्ट जो कि एसिड सब्स्टिट्यूएंट कंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना, कैसा एसिड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो उन एसिड सब्स्टिट्यूएंट को कौन क्या करता है भाई, इनामीन में जो अल्कीन होता है उस अल्कीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो कि बेसिक नेचर शो करे, और वो बेसिक नेचर क्या करता है, उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट, ओके, एक्सेप्ट कर लेता है, ओके। तो याद रखिए ये इस टाइप के कैटलिस्ट टाइप ए कैटलिस्ट में आते हैं, ठीक है ना, किस चीज में, टाइप ए कैटलिस्ट में, ठीक है ना। तो आप ये लिख लीजिए क्या है, जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ इनामिन कैटालिसिस है, ठीक है ना। तो ये जनरली क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इनामिन कैटालिसिस। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या देखा, टाइप ए कैटलिस्ट और टाइप बी कैटलिस्ट, लेकिन हमारे जो टॉपिक हैं, हमारे जो जनरली आएगा नेट जेआरएफ में, वो टाइप ए कैटलिस्ट से आते हैं क्वेश्चन। अब यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब हमारा स्टार्ट हो गया है, टाइप ए कैटलिस्ट से ही क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, ठीक है ना, यहां से आपके क्वेश्चन जनरली पुटअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जनरली क्या होता है, टाइप ए कैटलिस्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ इनामिन कैटलिस्ट है, लिख लीजिए आप इस पॉइंट को, क्लासिफिकेशन ऑफ इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इनामिन कैटालिसिस रिएक्शन में जनरली क्या होगा भाई, ये हमारा जनरली क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पर जो रिएक्शन है वो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से करा दी किसी भी सब्स्टिट्यूएंट मतलब कार्बोनाइल के साथ। तो यहाँ पर टाइप ए कैटालिस्ट में जनरली क्या होता है, वो टाइप ए जो कैटालिस्ट है वो जनरली कंटेन क्या करके रखता है भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, ये अल्कीन बनाएगा, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद जनरली यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो अल्कीन है ना, ये अल्कीन, यहाँ पर ये जो हमारा क्या है, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ये जो Z है ना, Z ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि बेसिक नेचर शो कर रहा है, और वो इस हाइड्रोजन के साथ इस टाइप से इंटरेक्शन करता है, इस हाइड्रोजन के साथ वो क्या करता है, इस टाइप से इंटरेक्शन करता है, और इसी टाइप के जनरली जो कैटलिस्ट हैं वो हमारे पूछे जाएंगे, इसी टाइप की रिएक्शन जनरली हमारे आएंगी, एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो इसी टाइप के कुछ एक रिएक्शन हमारे सामने पुटअप होंगी, ठीक है ना, इस टाइप की रिएक्शंस आपके सामने एग्जाम में पुटअप होंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए, तो हम देखिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। अब देखिए टाइप ए कैटलिस्ट से हम जनरली स्टार्ट कराएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ जनरल टाइप ए कैटलिस्ट के बारे में बता देता हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। प्रोलिन एग्जाम्पल होता है, एक तो प्रोलिन, एक होता है टेट्राजोल, एक होता है सल्फेनोमाइड्स। जनरली ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं किस चीज के, टाइप ए कैटलिस्ट के। ये जनरली हमारे एग्जाम्पल्स जो है वो क्या है, यहाँ पर यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, टाइप ए कैटलिस्ट में, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से अपनी कॉपी में इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टाइप ए कैटलिस्ट में कौन सा, प्रोलिन, टेट्राजोल और सल्फेनोअमाइड्स जनरली हमारे टाइप ए कैटलिस्ट में आते हैं। हम टाइप ए कैटलिस्ट ही करेंगे, टाइप बी कैटलिस्ट को नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब टाइप बी कैटलिस्ट जनरली क्या है, टाइप बी कैटलिस्ट में एग्जांपल कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। डीपीई होता है एक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइराइल प्रोलीइमिडोन ईथर, ठीक है ना। एक होता है इमिडाजोलिडोन कैटलिस्ट, इमिडाजोलिडोन कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये होते हैं जनरली टाइप बी कैटलिस्ट में। जनरली हम जो डिस्कस करेंगे वो टाइप ए कैटलिस्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, इस लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक लेके आते हैं आपके सामने, बहुत रिएक्शन है, अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन आपको कराएंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। मेरा मेन मकसद है आपको समझा देना अच्छे से, ठीक है ना। वो आपको मैं समझा रहा हूँ टॉपिक पे, मतलब जल्दी जल्दी कराएंगे, फास्टली चलेंगे, ऐसे ही नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, ओके। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना काफ़ी, ओके बाय।